बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलबुर्स टीवी के साथ कईयों बेदार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज 14 अगस्त है, यौम पाकिस्तान की आज़ादी का दिन। इस हवाले से हमने आज एक ऐसे मेहमान को अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में रहे और पाकिस्तान टेलीविज़न में उन्होंने स्क्रिप्ट एडिटर और स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर की हैसियत से काफ़ी अर्सा गुजारा और उनकी नज़र बाकायदा जो स्क्रिप्ट राइटर हैं या शोरा हैं, उनके स्क्रिप्ट जब तक सौदाई साहब उनको अप्रूव ना करते थे वो ना रिकॉर्ड हो सकते थे, ना वो प्रोग्राम चल सकता था, चूँकि ये उनका मनसब रहा। इससे पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी रहे, जिसमें बड़े बड़े लोग बलूचिस्तान के नामवर शख्सियात वहाँ पे रही, जिनमें सूरत खान मरी, असीर अब्दुल कादिर शावानी, अहमद बख्श लेडी, नसीम लेडी, जान मोहम्मद दश्ती, डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर, साबिक चीफ सेक्रेटरी हकीम बलोच, मुनीर बलोच, मुनीर जान, अमान गिचकी, सैयद गोवर, अब्दुल करीम बरियाले, जमशेद असनी और बहुत से दीगर ऐसे हजरात जो बाद में डिप्टी कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के ओहदों तक पहुँचे। सरवर सौदई साहब भी वहाँ पे थे। उसके बाद वो पाकिस्तान टेलीविज़न में आए और मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि मैंने भी इंफॉर्मेशन में काम किया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न में आया। सौदई साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। सौदई साहब, मैं 14 अगस्त के हवाले से तो हम बात करेंगे कि 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी है, लेकिन हम जब देखते हैं तारीख़, क्योंकि आप भी तारीख़ के उस्ताद हैं, हम तालिब इल्म हैं तारीख़ के, जब बलूचिस्तान शामिल हुआ था और वो सूरत हाल क्या थी उस ज़माने में, और जो पहले जोश व खरोश नज़र आ रहा था जश्न आज़ादी के हवाले से, आज वो जोश व खरोश मांद पड़ गया है, वजूहत क्या है? जब जहाँ तक पाकिस्तान बनने का या आज़ादी का है पस मंज़र की बात आपने कही कि उस वक्त क्या, तो उस वक्त पाकिस्तान बनने से पहले दो हिस्से थे इस बलूचिस्तान के। एक तो रियासती बलूचिस्तान था जिसमें ये रियासतें शामिल थी और वो उनके जो वो थे सरबराह थे, वो खान कला थे, खान अहमद यार खान, हाँ, कलात रियासत, खारान, मकरान और लसबेला ये। और इस साइड पे जो था वो था ब्रिटिश बलूचिस्तान था, जिसमें ये पश्तून इलाके, रोब, लोरलाई, पशीन, चमन, ये सारे ये इलाके शामिल थे और कुछ मुस्तजार इलाके भी थे जिनमें नोशकी और मरी बुख्त एरिया है, वो ये शामिल थे। तो जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो ज़ाहिर है कि वो जो कलात स्टेट था उसके अपनी एक सियासी कोई नेशनल स्टेट पार्टी थी या वो था, लेकिन मुस्लिम लीग का वो इसमें वो नहीं था, कलात नेशनल पार्टी। और इस साइड पे फिर मुस्लिम लीग का एक वो सिलसिला शुरू हुआ क़ायद आज़म की इसमें सरबराही में, और काजी ईसा यहाँ उसके सरबराह थे और बहुत से लोग गुलाम मोहम्मद तरीन और ये उसके मेंबर थे, गफूर खान दुरानी यहाँ शहर के से, और उसके साथ साथ वो जो है म्यूनसिपलिटी के भी लोग थे। उनमें जो बड़े नाम थे उस वक्त नेशनल गार्ड था, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड, उसमें वो मलिक जान मोहम्मद कासी उसके सालार थे। वो एक जुलूस भी है उस ज़माने में जब क़ायद आज़म ग़ालिबन 1943 में दो दफ़ा आए थे। 1943 में एक दफ़ा आए थे, फिर एक दफ़ा 1945 में आए, तो उसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वगैरह ये भी आते रहे। तो उस जुलूस में वो PTV ने उस पर वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है तहरीक पाकिस्तान बलूचिस्तान में, उससे सारी उसमें वो जो सालार हैं वो साथ साथ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जान मोहम्मद कासी। और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन भी थी, उसमें फिर फजल अहमद गाजी और रफ़ीक पराचा, डॉक्टर अकबर ख़ान वगैरह ये लोग भी थे। इनकी एक तस्वीर भी है वहाँ पे इसमें। तो जब ये पाकिस्तान का वो सिलसिला शुरू हुआ बनाने की ये वो हुई
तकसीम का। तो एक शाही जिरगा मेंबर होता था जो अंग्रेज़ों ने लॉर्ड सलिमन के ज़माने में लॉर्ड सलिमन ने बनाया था। शाही जिरगे में एक तो जो क्वेटा म्यूनसिपैलिटी के लोग थे, जो अहम कुछ लोग हैं उसमें मैं बताता हूँ अभी, और जो मोतबरीन थे कबायली, चूँकि और तो उस वक्त कोई ऐसा सिस्टम नहीं था वोटिंग का और इसका, तो पशीन के जो मोतबरीन थे कबायली मोतबरीन वो उसके मेंबर से नोशकी के चागी के, उस वक्त नोशकी चागी एक ही था वहाँ संजरानी इलाके तक दालबंदी तक, तो उसके जो मोतबरीन थे वो उसके मेंबर थे शाही जगह के। इस साइड पे जो मरी बुगटी का एरिया था और सिबी का एरिया था, तो उनके जो मोतबरीन थे कबायली सरबराह थे वो सब उसके मेंबर थे। इसी तरह से रोब के जो कबायली मोतबरीन थे, सरदार थे, नवाब थे, जैसे नवाब मोहम्मद खान जो गज़ई, और लोडराई के जो मोतबरीन थे कबायली वो उसके मेंबर थे, जिनमें जो एक बड़ा नाम था सरदार बाज़ मोहम्मद खान जो गज़ई का नाम था। तो ये सब लोग उसके मेंबर थे। और एक शाही जगह इस तरह से एक साहब बना हुआ था जो ये बलूचिस्तान के मामलात, ब्रिटिश बलूचिस्तान के मामलात को तय वो करता था। तो जब ये तहरीक पाकिस्तान के सिलसिले में इन्होंने कहा कि वो करें, इस पर अपनी राय दें, तो ज़ाहिर है, और उस वक्त और कोई सिस्टम नहीं था, ना वोटों का कोई सिलसिला था, ना वोटों की कोई लिस्ट थी। यही लोग थे जो शाही जिरगा था, ये नुमाइंदा था बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान का, यानी जिसमें पश्तून एरिया भी शामिल थे और कुछ बलूच इलाके भी, नोश के और मरी बुगटी। तो शाही जिरगे में ये करारदाद जब पेश की गई तो सब ने कहा कि मैंने इससे पता नहीं जून की कोई तारीख थी 1947, तो सारे मेंबरान ने मिल के, इन तमाम मोतबरीन ने मिल के कहा कि हम पाकिस्तान के हक़ में वोट देते हैं। और यही वो रेफरेंडम था तारीखी जिसकी वजह से ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल हुआ। उस तरह जो करात स्टेट थी वो फिर बाद में कायद-ए-आज़म और खिलाफ करात मीर अहमद यार ख़ान के दरमियान नेगोशिएशन और मुज़ाकरात होते रहे। तो मार्च 1948 में फिर वो करात स्टेट जो है वो उसका इल्हाक हुआ। उसके बाकायदा एक एग्रीमेंट है और उसमें शराइत भी हैं, तो करात स्टेट का इल्हाक हुआ इसके साथ। बल्कि उससे पहले तो कायद-ए-आज़म बाकायदा कलात स्टेट के मुशीर की हैसियत से और वकील की हैसियत से कलात का जो केस है वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ते भी रहे, और बाकायदा इस हवाले से कुछ मुआहदात भी हुए थे। वो तो बाद में कि 11 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ ने पहले कलात को आज़ाद किया, फिर 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान हुआ, और 15 अगस्त को इंडिया के आज़ादी का ऐलान हुआ। फिर एक साल तक तो कलात अपनी हैसियत बरकरार रहा। एक साल के बाद 1948 में फिर उन्होंने मार्च 1948 में फिर वो कायद-ए-आज़म का और खान करात का मुआहिदा हुआ, और उस मुआहिदे के मुताबिक करात स्टेट जो है वो उसका इल्हाक हुआ पाकिस्तान के साथ, और इस तरह से ये जो मौजूदा बलूचिस्तान है ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। सऊदी साहब, हम देख रहे हैं कि आज हमारे नौजवान नाराज़ हैं, और आज जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, और ख़ासकर ख़वातीन मारंग की सरबराही में सारी ख़वातीन भी निकली हुई हैं अपने हकूक़ की खातिर। वो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे हकूक़ की बात नहीं होती, या हमें हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा? नहीं, देखिए, हकूक़ मिलने तो चाहिए ना। अगर कोई मसला है तो हुकूमत को भी उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए कि ये ख़वातीन निकली हैं, या ये जो जलसा है या जुलूस है, तो इसके जो मुतालबात हैं उसमें जो उनके मुतालबात देख के उस पर गौर भी करना चाहिए कि ये सही है, और उसका कोई हल तलाश करना चाहिए। तो ज़ाहिर है कि इसकी कोई वजूहात होती हैं, और वो उन वजूहात पे गौर करना तो हमारे मेंबरान का भी फ़र्ज़ है और हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। ज़ाहिर है मेंबरान ही यही हुकूमत में हैं, तो इस तरह से यही मसला हल हो सकता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ किस्म की कोई बात है, लेकिन यह है कि कुछ वजूहात जो हैं उस पर गौर करना चाहिए हुकूमत को भी कि ये इनके मसाइल हैं, और इनको
اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ سلسلہ کیسے ہے، یہ کیسی تحریک ہے یہ ہے، لیکن پھر بھی بہرحال چونکہ وہ یہاں کے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا امن و امان ہو، اور ان کا بھی مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اور مسائل ہیں، یہ مسائل حل ہوں۔ سعودی صاحب، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں، بجلی یا گیس کے بل آپ پتہ ہے کہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اوپر کا طبقہ ہے ان کی مراحت کم نہیں ہو رہی اور غریبوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے، تو اس طرح ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نہیں، یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ پچھلے کچھ 8-10 سال میں یا 12 سال میں یا یہ مہنگائی بہت بڑی زیادہ ہو گئی مہنگائی، اور یہ مہنگائی صرف تھوڑی سی میں بتاؤں کہ صرف پاکستان میں نہیں، آپ نے دیکھا ہو کہ پچھلے دنوں پتہ نہیں کہاں ٹیکس لگے، فرانس میں یا کہاں پہ یا برطانیہ میں، تو لوگوں نے باقاعدہ ہڑتالیں کی اس پہ۔ اب برطانیہ یا فرانس جیسے ملک میں بھی اگر اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو پاکستان میں تو آتے ہی ہیں۔ یہ ایک بڑی قدرتی بات ہے کہ مہنگائی وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھیں، حکومتیں تھیں، ان میں کوئی ایسے چیزیں ہوئی ہوں جو فرض کا ابھی آئی پی پیز کا بڑا نام لیا جاتا ہے، تو آئی پی پیز کے بارے میں اب حکومت نے اس پہ کوئی کمیٹی یا کوئی ٹاسک فورس بنائی ہے یا کمیشن بنایا ہے جو اس پہ غور کرے گی کہ بھئی کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں اس کی وہ بنتی ہیں جو مہنگائی کے وجوہات ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ میرا خیال ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کرنسی کا ریٹ دنیا بھر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ جو ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہے اور وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سعودی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور آپ نے تاریخی باتیں کی۔ ناظرین، جناب سرور سودائی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، تاریخ کے حوالے سے بلوچستان کی تاریخ، افغانستان کی تاریخ اور تاریخ پاکستان کے حوالے سے ان کا بہت زیادہ مطالعہ ہے، اسی حوالے سے ہم نے ان سے بات چیت کی۔ قیوم بیدار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔